गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज दीपक सर फ्रॉम सुपर सक्सेस एकेडमी ऑफ कॉमर्स भोपाल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो आपको समझना है, लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उदारीकरण से आशय निजीकरण और वैश्वीकरण का मतलब समझ लिया था कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण होता क्या है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी लास्ट, पहले वो कंप्लीट कर लेना, उसके बाद ये समझ में आएगा। ठीक, तो सबसे पहला हमारा पोर्शन है इसमें क्या, उदारीकरण। उदारीकरण की नीति जो अपनाई गई किसके द्वारा, यहाँ पर भारत सरकार द्वारा 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई। उस नीति के कितने पिलर थे, 4। ये आर्थिक नीति जिस पर खड़ी हुई थी वो 4 पिलर कौन से थे, एक तो उदारीकरण था, दूसरा निजीकरण और तीसरा कौन सा था, वैश्वीकरण। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग उदारीकरण देख रहे हैं। उदारीकरण लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। उदारीकरण क्या होता है, गवर्नमेंट द्वारा जहां पर रिस्ट्रिक्शन कुछ लगा के रखे थे, ठीक, जहां कंट्रोल लगा के रखा था सेक्टर्स के ऊपर, उन कंट्रोल को क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने हटा दिया। और साथ में गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर यह भी देखा जहां पर कंट्रोल लगाया उस कंट्रोल को तो हटाया ही, साथ में जो आर्थिक क्रियाओं में लिप्त जो बिजनेस थे, ठीक, उनको भी काफी सपोर्ट दिया उसने, मतलब उदार हो गया वो। ठीक, उदारीकरण की नीति में। तो यहाँ पर उदारीकरण की नीति से कुछ उद्देश्य है, कुछ उद्देश्य या कुछ लाभ है जिससे हमें ये फायदा हुआ। अर्थव्यवस्था में बुनियादी सुधार लाकर, बुनियादी सुधार क्या होता है, जो हमारी कंट्री अर्थव्यवस्था के अंदर जो बुनियादी हमारी आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, उनको पूरा करना और साथ में पूरा करके उसे इस योग्य बना देना कि हम विदेशी जो प्रतिस्पर्धा है उसका सामना करने के योग्य बन जाए। जब तक हम अंदर से ही नहीं उठेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था में ये बुनियादी आवश्यकताएं बनी रहेंगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। उदारीकरण की नीति अपनाकर भारत सरकार द्वारा क्या किया गया, जो बुनियादी आवश्यकताएं थी, बुनियादी सुधार लाए गए, ठीक, जिसकी हमें ज्यादा आवश्यकता थी। और उसके साथ साथ जो विदेशी प्रतिस्पर्धा थी उसको सामना करने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था को बनाया। तो उदारीकरण से एक तो ये फायदा। दूसरा, लाइसेंस परमिट, लाइसेंस कुछ लगाकर लगे थे और कुछ परमिट जिनसे कंट्रोल करके सरकार द्वारा रखा गया था, उनको क्या कर दिया, उसने कम कर दिया, या उस नियंत्रण को क्या कर दिया, लाइसेंस या परमिट के नियंत्रण को खत्म कर दिया, जिससे काफी सारे लोग बिजनेस फील्ड में आने लगे। ठीक, उसके बाद और भी तरीके अपनाए गए। उत्पादकता को उदार एवं मुक्त बना दिया गया। उत्पादक जो बिजनेस होते थे, जो उत्पादन का काम करते हैं, उनको काफी रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा था, गला दबा के रखा था उनका, तो उसको भी क्या कर दिया, इन लोगों ने हटा दिया। उसके बाद आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कुछ रुकावटें आ रही थी, उन रुकावटों को भी क्या कर दिया, यहाँ पर दूर कर दिया। तो उदारीकरण की नीति में कुछ ऐसे सरकार के द्वारा ऐसे डिसीजन लिए गए जिससे कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ जाए। लाल फीताशाही, ठीक, और असक्षमता और संसाधनों की कमी, इन सबको भी क्या किया गया, दूर किया गया। ठीक, और उसके लिए सरकार आगे आई। लाल फीताशाही में क्या हुआ, असक्षमता, जिनमें हम क्या थे, कमजोर थे, ठीक, उनको क्या किया गया, आगे लेके आया गया। लाल फीताशाही में जब प्रशासनिक व्यवस्था थी वहां पर क्या है, कंट्रोल। लाल फीताशाही क्या होती है, जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसमें नियम कुछ सख्त चलते हैं, तो उन नियमों की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। जहाँ पे हमारा जो उद्योग थे, कुछ संसाधन उद्योग, उन उद्योगों में हम लोग क्या है, कुछ हम लोगों को परमिशन प्रशासनिक भी लेना पड़ती थी। ठीक, तो वहां पर लाल फीताशाही की का शिकार थे ये सारे के सारे उद्योग, तो उस लाल फीताशाही को कम किया गया। ठीक, असक्षमता थी तो उसको भी कम किया गया, और संसाधनों की कमी थी तो संसाधनों की कमी को भी दूर किया गया, और यहाँ पर सरकार भी आगे उसमें आई। उसके बाद उद्योगों की स्थापना की अनुमति, पहले काफी कंट्रोल लगा के रखा था, तो उसकी अनुमति को क्या कर दिया, सरल बना दिया गया। पहले जब भी इसमें उद्योग लगाने में हमें कुछ परमिशन लेना पड़ती थी, कुछ अनुमति हमें सरकार से लेना पड़ती थी, तो उसमें काफी सारा टाइम लग जाता था कि काफी सारे लोग तो यहाँ पे उद्योग और बिजनेस में आ नहीं पाते थे या आना नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर उदारीकरण की नीति अपनाकर ये सारे डिसीजन लिए गए कि जिससे हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को काफी सपोर्ट मिला है। उसके बाद निजीकरण की नीति अपनाई, तो निजीकरण से भी हमें कुछ फायदे हुए हैं, कुछ लाभ हुए। ठीक, वो क्या के, कुशल उत्पादन होने लग गया। ठीक, निजीकरण से। सर कुशल उत्पादन हुआ कैसे, तो ध्यान से सुनते जाना। कुशल उत्पादन, जैसे
पहले क्या था, कुछ सेक्टर जो गवर्नमेंट के हाथ में थे वो अच्छे से उसको चला नहीं पा रहा था, तो ऐसी कंडीशन में उसने किसको दे दिया, निजी क्षेत्रों को दे दिया। अब निजी क्षेत्र जो होते हैं वो काम करने में दक्ष होते हैं, अपने काम को अच्छे से करते हैं, ठीक, एक प्रॉपर टीम होती है इन लोगों की, तो वहां पर कुछ उत्पादन में क्या हुई, कुशलता, उत्पादन की जो कुशलता थी उस कुशलता में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो एक तो हमें ये फायदा हो गया। जैसे ही हम लोगों ने सार्वजनिक उपक्रम को हम कहां पर कन्वर्ट कर दिया, निजी क्षेत्रों को। निजीकरण होता क्या, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि निजीकरण क्या हुआ, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे उन्हें कन्वर्ट किसमें कर दिया, निजी क्षेत्रों को, या सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम थे उनका कंट्रोल किसको दे दिया, निजी क्षेत्रों को, या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे उनका पूरा मालिकाना हक किसको दे दिया, निजी क्षेत्रों को, या फिर सार्वजनिक उपक्रम थे उनको मैनेजमेंट का काम, उनका प्रबंध करने का काम किसको दे दिया, निजी क्षेत्रों को। तो इसको हम लोगों ने क्या बोला, निजीकरण बोला। अब निजीकरण से फायदे क्या हुए, सबसे पहली फुर्सत में हमें फायदा हुआ, कुशलता में हमारी वृद्धि हुई, क्योंकि निजी क्षेत्र जो होते वो संसाधनों का अच्छा उपयोग करते हैं, संसाधनों का नुकसान नहीं होने देते, ठीक। जो सार्वजनिक इकाइयां जो चल रही थी, नुकसान में चल रही थी, बंद होने की कगार पर थी, तो ऐसी इकाइयों को क्या किया गया, निजीकरण करके उनकी कुशलता के उत्पादन में क्या की गई, वृद्धि की गई। पूंजी की कमी को यहाँ पे क्या किया गया, दूर किया गया। सर कैसे किया गया, निजी क्षेत्र जो होते थे, निजी क्षेत्र में जब सार्वजनिक उपक्रमों को भी हम लोगों ने क्या कर दिया, निजी क्षेत्रों में कन्वर्ट कर दिया या उनका प्रबंध दे दिया, तो निजी क्षेत्रों की वजह से ही दूसरे जो निजी क्षेत्र थे उन लोगों ने यहाँ पर निजी क्षेत्रों में अपना निवेश बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक। और ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को यहाँ पर पूंजी की प्राप्ति हुई। तो जो सरकारी संगठन थे वो संगठन क्या थे, पूंजी की कमी की वजह से, पूंजी की कमी का शिकार थे, तो वो संगठन को अच्छे से नहीं चला पा रहे थे। तो जैसे ही उन लोगों ने निजीकरण किया, तो निजीकरण का जो प्रबंध होता है निजी क्षेत्रों का वो अच्छा होता है, ठीक। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरफ क्या हुए कि भाई उन्हें पता था कि निजी क्षेत्र में जैसे ही कन्वर्ट हुआ अब लाभ जरूर बढ़ेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया और जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पूंजी की प्राप्ति हुई। सरकारी बजट घाटा, सरकारी बजट में घाटे का बजट ज्यादा बनता था। कारण ये था कि सरकार के खर्चे ज्यादा थे, ठीक, और यहाँ पर पूंजी सरकार के पास थी नहीं ज्यादा। तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही निजीकरण करा गया तो निजी क्षेत्रों से ज्यादा पूंजी लगाई गई, ठीक। तो यहाँ पर पूंजी की कमी को दूर कर दिया गया, ठीक। उत्पादन की कुशलता को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ये फायदे हुए हमें निजीकरण से। और तीव्र विकास, हम ओवरऑल बात कर सकते हैं, जब अच्छे से हमारी इकोनॉमी में काम होगा, ठीक, अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की नीति से भी हमें फायदे होंगे, निजीकरण से भी फायदे होंगे, तो विकास जो होगा हमारा वो क्या होगा, तीव्र गति से होगा, हम इसको बोल सकते हैं। और ये केवल इसी से ही नहीं होगा, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तीनों में आप ये पॉइंट लिख सकते हो। उसके बाद जीवन स्तर में सुधार। जीवन स्तर क्या होता है, एक बंदे की लाइफ का स्टैंडर्ड, वो कैसा है, जीता कैसा है, खाता पीता कैसा है, रहन सहन उसका कैसा है, तो वो हमारे जीवन स्तर को बताता है। तो जीवन स्तर किसी भी अर्थव्यवस्था में कब अच्छा होगा, जब पूरी अर्थव्यवस्था की जो राष्ट्रीय आय है वो काफी अच्छी होगी। राष्ट्रीय आय अच्छी होने का मतलब है प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी है। तो प्रति व्यक्ति आय तब अच्छी होगी जब राष्ट्रीय आय अच्छी होगी, ठीक। तो हमें ओवरऑल यहाँ पर देखना पड़ेगा कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है। तो जीवन स्तर में सुधार कब होगा, जब निजी क्षेत्र होंगे। तो निजी क्षेत्र कार्य करते हैं, समाज के अंदर ही कार्य करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या होगा, रोजगार होगा। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लोगों का इनकम बढ़ेगा, ठीक। उनकी आर्थिक आय जो होगी वो आय क्या होगी, बढ़ेगी। उसी से ही आय का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, सीधा नाता होता है, किससे, उनके जीवन स्तर से। यदि आय बढ़ती है तो एक इंसान है उसका जीवन स्तर भी क्या होता है, बढ़ता है। तो इससे हमें एक फायदा हुआ निजी क्षेत्रों से, क्योंकि काफी सारा लोग जो है समाज के, वो उनका जीवन यापन कहाँ से चल रहा है, निजी क्षेत्रों से। तो जैसे ही सरकार ने निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया तो अप्रत्यक्ष रूप से उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। क्यों, क्योंकि उनकी जो आर्थिक आय थी उस आय में क्या हुआ, सुधार हुआ। और आर्थिक आय से ही डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कौन कनेक्ट है यहाँ पर, उनका जीवन स्तर है, ठीक। तो आय बढ़ी तो जीवन स्तर भी बढ़ा। और आय बढ़ने में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने करा, निजी क्षेत्र। जैसे ही जो हमारी सरकार थी उसने सार्वजनिक उपक्रमों को निजीकरण में कन्वर्ट किया, निजी क्षेत्रों को हाथों में दे दिया, उनका प्रबंध दे दिया, तो निजी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को काफी फायदा हुआ इससे। उसके बाद बीमार
सार्वजनिक क्षेत्र, ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र थे बीमार। बीमार मतलब ये हमने पता कर लिया था एंड तक कि अब इन उपक्रमों से फायदा होने वाला नहीं है, ये नुकसान की कगार पर जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनको कन्वर्ट किस में कर दिया, निजी क्षेत्रों में। ठीक, तो उससे बीमार जो सार्वजनिक क्षेत्र थे उनको वहां पे ज्यादा बुरी कंडीशन में जाने से उसको क्या कर लिया, बचा लिया। तो एक ये भी फायदा हुआ। फिर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या, वैश्वीकरण के फायदे। तो वैश्वीकरण से क्या फायदे हुए भाई, वैश्वीकरण क्या हुआ, लास्ट क्लास के वीडियो में हमने देखा था, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। जो बिजनेस है हमारा, जैसे मान लो हम यहाँ पर हैं, ये हमारी कंट्री है, हम इसी कंट्री के अंदर ही बिजनेस करते हैं। ठीक, हमारी एक सीमा है, हम इसके बाहर नहीं जाते। तो जैसे ही हम इस बाउंड्री को तोड़ देते हैं और पूरे विश्व को एक बाजार मान लेते हैं, तो उसी को ही क्या बोला जाता है, वैश्वीकरण बोला जाता है। वैश्वीकरण क्या होता है सर, हम माल को केवल हमारी ही कंट्री के अंदर नहीं बेचते, हमारे देश में ही नहीं बेचते, हम दूसरे देश में जा जाके भी प्रोडक्ट को बेच पाए, हम दूसरे देश में जा जाके भी सर्विस दे पाए, दूसरा देश भी हमारी अर्थव्यवस्था हमारे देश में आकर क्या करे, सेवाओं का और वस्तुओं का आदान प्रदान करे। तो पहले हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर बाउंड्री बना के रखी थी, हम ना तो किसी को अंदर आने देते थे, ना हम खुद किसी बाहर जाते थे, इससे व्यापार को नुकसान होता था। ठीक, हमारी एक छोटी सोच थी, ठीक, उसको सरकार ने दूर किया। 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई और उसके तहत यहाँ पर वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई उसी के अंदर। ठीक, और वैश्वीकरण में क्या हुआ, पूरे व्यापार की ये बाउंड्री को क्या कर दिया, हटा दिया, और हम कहीं पर भी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। जो रिस्ट्रिक्शन हम लोगों ने लगा के रखे थे दूसरे लोगों के लिए, दूसरे देश के लिए, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिए, कम कर दिए। कई सारी कंपनियां आज हमारे इंडिया में काम करती हैं। आप कंपनियों को ले लो, कोको कोला हो गया हमारा, जो है हमारी कंट्री का नहीं है, HP है हमारी कंट्री का नहीं है, एप्पल हमारी कंट्री का नहीं है, गूगल हमारी कंपनी का नहीं है, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो बाहर के हैं। ठीक, लेकिन होंडा हमारी कंपनी का नहीं है, नोकिया हमारी कंपनी का नहीं है, नेस्ले हमारी कंपनी का नहीं है, सॉरी हमारी कंट्री का नहीं है। ठीक, तो ये सारे के सारे लोग बाहर से हमारे कंट्री में आ कैसे गए भाई, वैश्वीकरण की बदौलत ही ये लोग आए। जैसे ही गवर्नमेंट ने, सरकार ने वैश्वीकरण की नीति अपनाई, तो सारे जितने भी बिजनेस सेक्टर थे बाहर कंट्री में जो काम कर रही थी कंपनियां, उनको बड़ा फायदा हुआ और उन लोगों ने इस वैश्वीकरण का फायदा उठाया और तेजी से अपनी कंट्री में चले आए। और हम लोगों को भी फायदा हुआ, हम कंट्री, कहीं टेक्नोलॉजी हुई, कहीं कुछ सर्विस हुई, कुछ सेवाएं हुई, तो उन सब पर कुछ कंट्री पे हम भी डिपेंड है। ठीक, तो वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। और यदि ये वैश्वीकरण नहीं होता, बाउंड्री होती, तो हम खुद नहीं जा पाते बाहर। एक हमें ये फायदा हुआ। तो वैश्वीकरण से हमें और क्या फायदे हुए, विदेशी व्यापार में क्या हुई, वृद्धि हुई, सीधी सी बात है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद विदेशी मुद्रा कोष हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। दूसरी कंट्री की करेंसी, दूसरी कंट्री की मुद्रा, दूसरे देश की मुद्रा हमारी देश में क्या हुई है, यहाँ पर बढ़ गई है। ठीक, क्यों नहीं बढ़ेगी भाई, दूसरे देश में जाके बिजनेस करोगे, प्रोडक्ट बेचोगे, माल को बेचोगे, सर्विस दोगे, सेवाएं दोगे, तो आपको बदले में पैसा मिलेगा और हमारी कंट्री का विदेशी मुद्रा कोष क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये कोष क्या होता है, विदेशी मुद्रा को हम इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पर नवीन तकनीक, यदि हम किसी तकनीक, टेक्नोलॉजी पर हम डिपेंड है किसी दूसरी कंट्री पर, तो उसका भी फायदा हमें मिल गया, वो कंट्री हमारे इंडिया में आ सकती है। ठीक, हम लोगों ने उन लोगों के लिए सारे द्वार खोल दिए। ये द्वार खोलना ही वैश्वीकरण था और वैश्वीकरण के अंदर ही ये किया गया। विदेशों में रोजगार के अवसर, विदेशों में रोजगार के अवसर प्राप्त कर लिए गए। पहले हम केवल अपने ही देश में डिपेंड थे, हम केवल अपने देश में ही डिपेंड थे। ठीक, जैसे ही वैश्वीकरण हुआ तो पूरा का पूरा हम अपने देश के अलावा हम दूसरे देश में जाकर भी हमारे रोजगार की संभावनाओं को क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई। हम ठीक, तो एक तो हमें ये फायदा हुआ, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, एक इंटरनेशनल लेवल का हमें सपोर्ट मिल गया। क्यों नहीं मिलेगा भाई, हम दूसरी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, सबके लिए द्वार खोल रहे हैं हमारी कंट्री में आने के लिए, अपने देश में आने के लिए। ठीक, तो हम लोग भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं कर सकता हमें। क्यों, क्योंकि वैश्वीकरण के अंदर ये सारे डिसीजन लिए गए थे। तो जो दूसरे देश थे उनको फायदा मिला तो हमें भी मिला, अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी हमें प्राप्त हुआ है। अभी हम बात करें लेटेस्ट में, हमारे इंडिया के अंदर आज ऐसी कंडीशन है कि भाई हमारा जो मोदी है, मोदी ने सारे कंट्री से एक अच्छे अंतरराष्ट्रीय संबंध बना के रखे।
ठीक, यदि ये वैश्वीकरण नहीं होता 1991 में, यदि ये डिसीजन नहीं लिए गए होते, ये नीतियां नहीं अपनाई गई होती, तो हम खुद भी दूसरे देश में ज्यादा नहीं जा पाते और दूसरा जो देश है वो भी हमारे पास ज्यादा नहीं आ पाता। तो ना तो हमारे अंतरराष्ट्रीय सहयोग की हम उम्मीद कर पाते, ना तो विदेशों से रोजगार की बात करते, ना नवीन तकनीक हम यहाँ पर उपयोग कर पाते, ना विदेशी मुद्रा कोष हमारा बढ़ पाता, ना विदेशी व्यापार में हमारी वृद्धि होती। तो ये काफी सारा फायदा हमें यहाँ पर वैश्वीकरण से मिला और तीव्र आर्थिक विकास हुआ है हमारी कंट्री का, हमारे देश का, हमारी अर्थव्यवस्था का। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए ये बात बस लिखी है कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण क्या है? जब हम व्यवसाय का वैश्वीकरण कर देते हैं, मतलब अपने देश के बाद भी हम दूसरे देश में जाके व्यवसाय करने लगते हैं। जब हम तकनीक का, टेक्नोलॉजी का वैश्वीकरण कर देते हैं, मतलब वैश्वीकरण का क्या मतलब सर? वैश्वीकरण का मतलब है ये सब चीजें आप दूसरी कंट्री में भी जाके कर सकते हो और दूसरी कंट्री हमारे पास भी आके ये कर सकती है। बीच में कोई बाउंड्री यहाँ पर नहीं है और सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन को हमने हटा दिया है, तोड़ दिया या कम कर दिया है। ठीक, हटा दिया, तोड़ दिया या कम कर दिया, ये ही क्या है? वैश्वीकरण है। और श्रम जो है हमारी कंट्री का कंट्री में और हम दूसरी कंट्री में जाके भी, ठीक, हमारा श्रमिक जो है वो वहां पर काम कर सकता है। निवेश क्या है? हम अपनी कंट्री में करते हैं, दूसरी कंट्री में जाके भी कर सकते हैं। सर पूंजी क्या है? हम अपनी कंट्री से प्राप्त कर रहे हैं या लगा रहे हैं तो दूसरी कंट्री से ही प्राप्त कर सकते हैं या लगा सकते हैं। मतलब निवेश और पूंजी दोनों ठीक एक दूसरे के अपोजिट है। पैसा लगाना और पैसा उधार लेना, तो ये दोनों ही काम, पैसा लगा सकते हैं, पैसा ले भी सकते हैं, तकनीक हम दे भी सकते हैं, तकनीक ले भी सकते हैं। श्रम हमारी कंट्री से एक बंदा जाके बाहर श्रमिक बन सकता है और बाहर का बंदा आके हमारे पास भी श्रमिक बन सकता है। और व्यवसाय हम अपनी कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर कर सकते हैं और दूसरे देश में जाके भी कर सकते हैं। तो इसी को ही हमने क्या बोला? वैश्वीकरण बोला है। और अच्छे से समझना है तो इसका लास्ट वीडियो जरूर देखना, उसमें अच्छा डिटेल में समझाया है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण है क्या। कुछ एग्जाम्पल भी अच्छे वहां पर दिए गए हैं। ठीक, इसमें वीडियो में यदि कोई डाउट होता है तो आप इसमें नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।